अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग थर्मल फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ टेम्परेचर। नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर अगेन। अच्छे सवाल हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। समटाइम्स उनकी डिफिकल्टी भी काफ़ी हाई हो जाती है, तो ये चीज़ें सारी आपको जो है अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ओ लेवल्स की जो और IGCSE की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जो हैं जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ी हुई थी, वो सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी व्हेन इट कम्स टू योर अंडरस्टैंडिंग। मैं इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से बेस से लेके चलूंगा ताकि आपको सारे के सारे मसले हल हो जाएं और कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सर टेम्परेचर था क्या? तो वी डिस्कस्ड इन आवर IGCSE एंड O लेवल्स के टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन अ बॉडी। यही टेम्परेचर था। और हमने अभी लास्ट आइडियल गैस के चैप्टर में पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, दैट इज द मेजरमेंट, दैट मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली नोन एज टेम्परेचर। जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मोशन, मॉलिक्यूल्स के मोशन की स्पीड बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ता है, उनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, एंड जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। दिस इज इन वेरी इजी वर्ड्स व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अच्छा देखो बेटा, अगर एक चाय का कप निकाल के आप बाहर टेबल पे रख दें तो उस चाय के कप में से हीट सराउंडिंग में जाएगी, एंड अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक, ठंडी या चिल्ड कोल्ड कोक की बॉटल निकाल के आप टेबल पे रख दें तो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल एक्चुअली गो इनटू कोक। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हमेशा एक गर्म जगह से ठंडी जगह पे हीट जाती है, हायर टेम्परेचर से हमेशा लोअर टेम्परेचर पे जाती है, एंड दिस इज ऑलवेज द केस। ये हमारे पास चंद बेसिक बैकग्राउंड और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर ऑफ टेम्परेचर के। सर टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। और ये हम लोगों ने सारी जो है बुनियादी बातें कर ली। ये हमारे पास जनरली टेम्परेचर हो गया। अब सर बात आती है कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कप चाय रखी एंड वो इक्वल टेम्परेचर पे आ गई, लेट्स से टू सराउंडिंग, तो जब देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस ना, तो इस वक्त कोई नेट हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। जब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर सेम हो चुका होगा, तो ऐसे स्टेट में हम उस स्टेट को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। Whenever there is no temperature difference between the bodies and there is no net heat transfer, this state is called thermal equilibrium. बहुत बार पेपर में पूछता है what is thermal equilibrium? तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। जब भी कोई हीट ट्रांसफर ना हो दो बॉडीज के दरमियान और दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे आ जाएं, ऐसी पर्टिकुलर स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये थर्मल इक्विलिब्रियम रीच किया जाता है, उस टेम्परेचर, उस नंबर को हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं। आपने फ्रीजर का टेम्परेचर -5 पे सेट किया, गोश्त डाला, थोड़े टाइम बाद 10-12 घंटे बाद गोश्त -5 पे पहुंच गया, तो दैट -5 is equilibrium temperature, and that state in which the freezer and meat is right now is thermal equilibrium. On that note, ये सब थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉलेज थी regarding what is going to be happening in the chapter. हमने इसको पढ़ने के बाद अब सर जो हमारी आज की महफिल है जिसका आगाज होता है with the heading of specific heat capacity. जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते थे तो we use this concept in our O levels and IGCSEs, that is it is the energy, the thermal energy required
to raise temperature of a unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं, तो सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जिसमें हमारे पास ये Q थर्मल एनर्जी होता है, ये M हमारे पास मास है, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एंड डेल्टा थीटा कह लो या डेल्टा टी कह लो, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। और ये फॉर्मूले की वर्किंग हम लोग अपने बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ओ लेवल्स में ये काफी सीनियर 1 सीनियर 2 में पढ़ा दिया जाता है, तो हमें इसका आइडिया होता है कि सर ये इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। रिलेटिवली ओ लेवल्स का बड़ा इजी था, थोड़ी बहुत इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लगेगी की, अदरवाइज तो इतना मुश्किल नहीं है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। बेसिकली अगर इसको जनरली लिखूंगा समझने के लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये भी लिखा जा सकता है, वेर ई बेसिकली अब Q से कॉरस्पॉन्ड किया जाएगा। आप ए भी लिख सकते हैं, आपके सिलेबस के अंदर कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे आर जस्ट आस्किंग यू कि आपको सर ये यूज करना आता हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूले में कोई सिंबलाइज्ड नहीं किया हुआ, तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपको जैसे भी याद हो लिख सकते हैं, आंसर सही निकाल दें, दैट इज व्हाट मैटर्स राइट नाउ। अच्छा सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी हमारे पास, इसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक लेटेंट हीट पढ़ा था। स्पेसिफिक लेटेंट हीट की जो वर्किंग थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या थी? इट इज thermal energy required to change state of 1 kg mass by 1 kg मास की स्टेट चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, E इज इक्वल्स टू एम एल। थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट। और इसकी दो टाइप्स भी पढ़ा करते थे, एक हम लोग पढ़ते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक पढ़ा करते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने नहीं पढ़े, जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाजमी सी बात है अब तो आपके टाइम पे ये फॉर्मूले नहीं थे, आप लोगों के सिलेबस से ही निकाल दिए गए थे। याद रखिएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सर जब मैं सॉलिड बर्फ पिघला रहा हूं तो 1 kg बर्फ को पिघलने वक्त उसका स्टेट चेंज नहीं होता था, इतना आपने पढ़ा है, सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, इतना आपने पढ़ा है। सर ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, ये सब ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है। और इस अंडरस्टैंडिंग में आपने थोड़ी सी बातें और पढ़ी थी कि भाई जब भी हमारे पास सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड और लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, इस दौरान जो है हमारे पास स्टेट जब चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। और जो हीट इस वक्त एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। यहां तक की वर्किंग हम लोगों ने डिस्कस की हुई है अपने ओ लेवल्स और IGCSE में। अब 1 kg मास को जब मैंने सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको जो एनर्जी मैं दूंगा स्टेट चेंज करने के लिए उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। कौन सी लेटेंट हीट? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, बिकॉज मैं 1 kg की बात कर। और इसका फॉर्मूला हमारे पास जनरलाइज होता है, E इज इक्वल्स टू एम एल, जिसमें मास इंटू लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ये L हो जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट की हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि सर जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ऐसी लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए E इज इक्वल्स टू एम इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। और हमारे पास अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो वो लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और वाइस वर्सा गैस टू लिक्विड भी एनर्जी लॉसेस में भी कंसिडर होता है, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। E इज इक्वल्स टू एम एल।
ऑफ वेपराइजेशन। दोबारा सुनिएगा, लेटेंट हीट वो हीट है जो एब्जॉर्ब होती है स्टेट चेंज करने के लिए। हमारे पास स्टेट दो चेंज होते हैं। सबसे पहले सर, अगर मैं एक हीटिंग कर्व बनाऊं आपके सामने तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज आइस वाटर का बना रहा हूं, ठीक है, -5 पे थी बर्फ, आइस वॉज एट टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्रीज। टेम्परेचर बढ़ा, यहां पे वो मेल्ट हो गई, यहां पे वो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है, -5 से टेम्परेचर बढ़ के यहां तक आ रहा है। तो ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज जो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको हम नाम देते हैं सेंसिबल हीट। अब यहां पे जब मेल्टिंग हो गई तो लाजमी सी बात है, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो इस दौरान ये दौरान है, इस वक्त जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट का। और क्योंकि ये सॉलिड बीइंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो लेटेंट हीट में भी इसको नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सर पूरा लिक्विड बन गया, सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दोबारा टेम्परेचर राइज होगा, लाजमी सी बात है, स्टेट चेंज के बाद दोबारा कौन सी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगेन सर सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगेन सर यहां पे अब स्टेट चेंज हो रहा है, किससे किसमें, लिक्विड से गैस में जाएगा। अब जो हीट एब्जॉर्ब होगी दोबारा वो फिर लेटेंट हीट होगी, और इस लेटेंट हीट को हम क्या नाम दे देंगे, वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस। अगर 1 kg की बात करूंगा तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। और फॉर्मूले की बात करूंगा तो एक ही फॉर्मूला है, E = ml। अगर फ्यूजन में होगा तो यहां पे L की जगह बेसिकली L वुड रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो जो L होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दीज आर सम फ्यू फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, E = mc delta T, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, E = ml, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। L की जगह अगर F होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी, और L की जगह अगर LV होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। देयर स्टिल जस्ट L एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो सवाल ऐसे है कि why is latent heat of vaporization more? मतलब क्या है, 1 kg बर्फ को पिघलाने में जो एनर्जी लगती है वो कम है, और उसी जब वो पानी बन गई 1 kg बर्फ, उसको गैस बनाने में जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा है। क्यों? समझे मेरी बात को कि कंपैरेटिवली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन एक ही सेम, मतलब 1 kg बर्फ मैंने फ्रीजर से निकाली, उसको पिघलाने में मैंने फॉर एग्जांपल 100 जूल दिए, 100 जूल दिए, पिघल गए, ठीक है। अब जब वो 100 डिग्री पे पहुंच गई, उसको बॉयल करने में मुझे ज्यादा एनर्जी लग रही है। ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स में जब हम लोग पिघला रहे होते हैं तो हमें सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करना होता है, बट व्हेन इट कम्स टू वेपराइजेशन हमें 2 काम करने पड़ते हैं। पहला, सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके उसको गैस में कन्वर्ट करना है। दूसरा, एनर्जी चाहिए ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ओवरकम कर सके, क्योंकि मैंने अब इस जार से निकल के बाहर जाना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उससे निकल के मैंने कहां जाना है, बाहर जाना है। दैट इज वाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारी इस चैप्टर की अब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। फ्रॉम हेयर विल बी डिस्कसिंग सम experiments, and then inshallah from there we'll be discussing some password questions regarding the experiments.